ये देखो, लेट सपोज जो आपका एफ एक्स वाई जेड है, ये एफ का कोई ये एफ कोई एक्स वाई जेड का फंक्शन है। तो एक्स वाई जेड तो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, और जो भी फंक्शन है कुछ भी इमेजिन कर लो। ये तो ग्रेविटेशन में भी हमने किया था, ऐसे कुछ भी इमेजिन कर लो। ठीक है, ऐसे कुछ। तो ये एफ एक्स वाई जेड का फंक्शन है। एफ कुड हैव बीन अ फंक्शन ऑफ अदर वेरिएबल्स ऑल्सो। दो वेरिएबल्स का भी फंक्शन हो सकता है, सिर्फ एक्स और वाई का भी फंक्शन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 3x² वाई प्लस 2x वाई, ऐसे कुछ। ठीक है, तो अब कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट हम कर चुके हैं, आना चाहिए। तो एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, अ स्मॉल चेंज इन एफ, मतलब आप इमेजिन करो कि एफ का कोई ग्राफ है, कुछ भी ग्राफ हो सकता है। अब देखो, जब एक्स वाई जेड है, तो अगर मान लो ये हम लेते हैं, तो इसका ग्राफ प्लॉट करना आसान नहीं है, इसको तो 3 डायमेंशन में प्लॉट किया जाएगा, ऐसे। चलो हम 2 डायमेंशन समझते हैं पहले। सपोज एफ सिर्फ एक्स का फंक्शन है, तो अगर एफ एक्स का फंक्शन है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है। और एक्स कोई भी एक वैल्यू है, ठीक है, वहां पे एफ एक्स की कुछ वैल्यू होगी, वहां पे एफ एक्स की कुछ वैल्यू होगी। अब अगर मान लो मैं एक्स की वैल्यू को थोड़े से अमाउंट से चेंज करता हूँ, सपोज मैं एक्स की वैल्यू को थोड़े से अमाउंट से चेंज करता हूँ, तो एफ में क्या चेंज आएगा, व्हाट इज द स्मॉल चेंज इन एफ। तो स्मॉल चेंज इन एफ का एक फॉर्मूला है जो मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, और वो याद होना चाहिए हर समय पे। लेकिन ये तो अभी हमने फंक्शन ऑफ सिंगल वेरिएबल देखा। इन जनरल, अगर हम कोई भी फंक्शन देखते हैं, जैसे कि अगर एफ 2 वेरिएबल्स का फंक्शन है या 3 वेरिएबल्स का फंक्शन है, तो इसके लिए इमेजिन कर लो, इसके लिए फॉर्मूला बता देता हूँ, वो इसमें भी लग जाएगा और इसमें भी लग जाएगा। अभी जो 3 के लिए वैलिड है, वो 2 और 1 के लिए भी हो जाएगा। तो अ स्मॉल चेंज इन एफ फ्रॉम एनी वैल्यू, अभी एफ की कुछ वैल्यू है किसी एक्स की वैल्यू के ऊपर, अ स्मॉल चेंज इन एफ, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वो मिलता है हमें करली एफ बाई करली एक्स इंटू डी एक्स प्लस करली एफ बाई करली वाई इंटू डी वाई, करली एफ बाई करली जेड इंटू डी जेड, इस रूल से। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो पहले बता चुका हूं, अगर नहीं लिखा है तो वो आगे नुकसान करेगा फिर। अब अगर हम इसको एक वन वेरिएबल के लिए अप्लाई करते हैं, व्हाट इज डीएफ। डीएफ मींस एन इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज इन एफ। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल चेंज समझने का मतलब क्या है, इनफाइनाइटली स्मॉल चेंज को समझने के लिए आप ये सोचो कि ये फॉर्मूला सिर्फ अप्रोक्सीमेटली वैलिड है, इन द सेंस दैट अगर ये चेंज फाइनाइट है, मान लो इस चेंज की वैल्यू 0.001 आ रही है, तो ये फॉर्मूला एक तरीके से अप्रोक्सीमेटली वैलिड हो जाएगा, क्योंकि ये, ठीक है, इनसे हमको इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही मिल पाएगी। लेकिन जितना ये छोटा होगा, इनफाइनेटेसिमली का मतलब क्या होता है, जितना ये छोटा होगा, जितनी इसकी वैल्यू स्मॉल है, जितनी इनकी वैल्यू स्मॉल है dx dy dz की, क्योंकि इसकी वैल्यू स्मॉल तभी आएगी जब dx dy, जितनी ये स्मॉल होंगी और जितना df स्मॉल होगा, उतना ये फॉर्मूला ज्यादा करेक्ट सिद्ध होता रहेगा। इट विल प्रूव टू बी मोर एंड मोर एक्यूरेट। Smaller the values of the changes of x, y, and z, smaller the changes of x, y, and z, the better this formula will become and the better result it will give. Because पर्पस क्या है कि x में हमने इतना चेंज किया, y में हमने इतना चेंज किया, z में हमने इतना चेंज किया, तो f में कितना चेंज आया ये करने की वजह से, तो f का चेंज इतना आएगा। लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनफाइनेटेसिमली चेंज, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल चेंज के लिए एप्लीकेबल है। तो जितने ये स्मॉल चेंजेस होंगे, उतना ये फॉर्मूला ज्यादा करेक्ट होगा। तो अगर स्मॉल चेंजेस हैं, उसके लिए हम इस फॉर्मूले को अप्रोक्सीमेटली करेक्ट मान सकते हैं। अब सिंगल वेरिएबल में ये फॉर्मूला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, उसमें ये बन जाएगा करली एफ बाई करली एक्स इंटू डी एक्स। तो ये तो हम यूज कर चुके हैं, बिकॉज जब हम अप्रोक्सीमेशन करते हैं 12th क्लास में मैथ्स में, तो हम ये बोलते हैं कि अगर यहाँ पर एक्स की कुछ भी वैल्यू है, यहाँ पे x की कुछ भी वैल्यू है x0, और वहां पे फंक्शन की कुछ वैल्यू है fx0, सपोज हमें ये मालूम है, हमें ये भी मालूम है, वी कैन कंप्यूट दिस वैल्यू इजीली। बट नाउ सपोज मैं x को थोड़ा सा चेंज करके x0 प्लस dx कर देता हूँ, ऐसे। तो अब यहाँ पे मान लो फंक्शन की वैल्यू आपको नहीं मालूम है,
तो हम ये वाली वैल्यू, न्यू वैल्यू निकाल सकते हैं fx0 में df को ऐड करके। बट डोंट थिंक df विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। जो न्यू वैल्यू है वो fx0 से कम भी हो सकती है। तो हम fx0 में क्या ऐड करेंगे? व्हाट विल वी ऐड टू fx0? दैट इज डिटरमिन्ड बाय दिस इक्वेशन। दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दिस पॉइंट। तो हम ये मान लेते हैं कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, हालांकि यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में x जो चेंज कर रहा है, देख रहे हैं आपको, ये यहां से यहां जाने में x जो चेंज कर रहा है वो तो ऐसे चेंज कर रहा है। और उस दौरान में y का जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको स्मॉल इंटरवल लेता हूं तो मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसको स्लोप ऑफ द टेंजेंट को कांस्टेंट मान सकता हूँ। मतलब मैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ रिस्पेक्ट टू एक्स को कांस्टेंट मान के प्रिडिक्शन कर सकता हूँ कि अगर इस इंटरवल पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर कांस्टेंट रहे तो वो रेट ऑफ चेंज कितना रहेगा। तो हम इसकी वैल्यू x0 पे निकाल लेंगे। ये रेट ऑफ चेंज रहेगा अगर रेट ऑफ चेंज इस दौरान कांस्टेंट रहता है। अगर एक्चुअली fx का रेट ऑफ चेंज इस दौरान कांस्टेंट रहता है तो इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही होता, पर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो विच शोज दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x इस स्मॉल इंटरवल पे भी कांस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर ये रियली स्मॉल इंटरवल है तो हम ये वाली, हम यहाँ फंक्शन की वैल्यू को अप्रोक्सीमेटली इतना मान सकते हैं। व्हाट आई मीन टू से, कि हम ये मान रहे हैं कि यहाँ से यहाँ एक्स एफ एक्स ऐसे चेंज हुआ जबकि वो चेंज किसी और तरीके से हुआ है। लेकिन स्मॉलर दिस इंटरवल द बेटर दिस अप्रोक्सीमेशन विल बिकम। तो ये आइडिया अगर हम थ्री वेरिएबल्स को एक्सटेंड करते हैं तो ये इतना ऐसे आ जाएगा। इट विल बी फाउंड लाइक दिस। व्हाट इट, नाउ दिस रिजल्ट इज यूज्ड इन सो मेनी प्लेसेस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल थ्योरी ऑफ एरर्स में हम इसको यूज करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड। नाउ इट इज अ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स एल बी एच। तो हम क्या लिख सकते हैं? स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एल डी एल, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू बी डी बी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू एच। ऑब्वियसली दीज आर पार्शियल डेरिवेटिव्स, तो जब हम पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू h ले रहे हैं तो l और b को कांस्टेंट रख के लेना पड़ेगा, तो ये dh आ जाएगा। तो अब आपको ये समझना है कि ये फॉर्मूले को हम कहाँ यूज करते हैं थ्योरी ऑफ एरर्स में। तो फॉर एग्जांपल हमने ये कहा कि v इज इक्वल टू आई आर है। ठीक है, ऐसे। तो अ स्मॉल चेंज इन v इज इक्वल टू, अब सपोज हमने i और r को एक्सपेरिमेंटली मेजर किया हुआ है, या ऐसा यूजली नहीं होता कि v इज इक्वल टू आई आर में हम i और r को एक्सपेरिमेंटली मेजर करते हैं। यूजली ये होता है कि हम r को कंप्यूट करते हैं v और i से, r को हम v और i से कंप्यूट करते हैं। तो r इज इक्वल टू v अपॉन i। So we can say that R is a function of V and I, whether it is in this form, whether it is in this form, it does not matter. I की power -1 है। तो a small change in R should be found as, अगर आप इसको देखते हो, it should be found as dr by dv, और अदर curly r by curly v dv, curly r by curly I di। अब आप जब ये कैलकुलेशन करोगे तो आप देखोगे कि ये चीज, ये कैलकुलेशन आप करके देख लो, थ्योरी ऑफ एरर्स में हमने की थी। तो हमने आपको ये बताया था कि फ्रैक्शनल चेंज ऑफ, इस कैलकुलेशन से हमारे पास क्या आंसर आता है? इस कैलकुलेशन से हमारे पास ये आंसर आता है, फ्रैक्शनल चेंज ऑफ v माइनस फ्रैक्शनल चेंज ऑफ i। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा, डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू डी वी अपॉन आई माइनस डी आई अपॉन आई। सो दिस रिजल्ट वी यूज इन थ्योरी ऑफ एरर्स। बट थ्योरी ऑफ एरर्स में हमने क्या किया था कि एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होती, तो हमने यहाँ पे भी प्लस लगा दिया था कि अगर इसमें अनसर्टेनिटी है, इसमें अनसर्टेनिटी है, तो अनसर्टेनिटी कभी कम नहीं हो सकती, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया था। बट अगर एक्चुअली आपको चेंजेस कंसिडर करने हैं इसमें, तो हम यही लेंगे, थ्योरी ऑफ एरर्स में इसको प्लस कर देते हैं, बिकॉज अनसर्टेनिटीज हमेशा ग्रो करती हैं। तो ये वाला जो रिजल्ट हम यूज करते हैं, जैसे कि हमने कहा कि suppose x and y are observables and suppose a is the area of a rectangle and x and y are the sides। तो हमने ये लिखा था कि fractional change of a is equal to fractional change of x plus fractional change of y। तो जब हमने एरर्स कंप्यूट की थी तो फ्रैक्शनल एरर ऑफ x, फ्रैक्शनल एरर ऑफ y, तो इसको हम, इस रिजल्ट को हम थ्योरी ऑफ एरर्स में यूज कर रहे हैं। व्हाई? बिकॉज वहां पे ये dA और dx और dy यूजली x, y और a के रिलेटिव में कम होते हैं, स्मॉल होते हैं, तो वहां पे ये रिजल्ट हमारे को रीजनेबल, ये वाली थ्योरम एक रीजनेबल रिजल्ट दे सकते हैं। सो यू कैन ट्रीट दिस एज अ थ्योरम। आई विल नॉट गिव यू द नेम ऑफ दिस थ्योरम, बट दिस इज अ टॉपिक इन ग्रेजुएशन मैथ। तो
अब इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू हैव समथिंग लाइक दिस, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू हैव समथिंग लाइक दिस, अंडर द रूट को हम सीधा ऐसे लिख देते हैं रेज टू द पावर 1/2। आप थ्योरी ऑफ एरर्स को भूल जाएंगे तो t इज अ फंक्शन ऑफ एल एन जी। सो अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट विच वी हैव स्टडीड, अ स्मॉल चेंज इन t इज, अगर हम थ्योरी ऑफ एरर के रिजल्ट को डायरेक्टली अप्लाई कर दें तो हम ये लिख सकते हैं डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू डी एल अपॉन एल और डी जी अपॉन जी। बट अभी थ्योरी ऑफ एरर्स नहीं यूज करना है हमें, क्योंकि यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे क्योंकि जी डिनोमिनेटर में है। और ये माइनस कहाँ से आता है ये समझने के लिए, तो इससे हमारे पास ये आ जाएगा। तो अगर लेंथ कांस्टेंट है उसमें कोई चेंज नहीं है, तो अ फ्रैक्शनल चेंज ऑफ टाइम इज इक्वल टू द फ्रैक्शनल चेंज ऑफ जी। ये रिजल्ट आ जाएगा। और फ्रैक्शनल चेंजेस का भी मतलब पता होना चाहिए, जैसे खासकर जब हम टाइम पीरियड से डील कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड का मतलब सपोज एक करेक्ट वॉच है या करेक्ट क्लॉक है और एक रॉन्ग क्लॉक है। अब रॉन्ग क्लॉक तो 1 घंटे में 12 से 1 के ऊपर ही जाएगी, लेकिन जो करेक्ट क्लॉक है वो 1 घंटे में, सपोज दोनों 12 के ऊपर आपने साइमल्टेनियसली सिंक्रोनाइज कर दी, करेक्ट क्लॉक भी और रॉन्ग क्लॉक भी, दोनों को आपने सिंक्रोनाइज कर दिया। तो लेट अस सपोज दिस इज रॉन्ग क्लॉक एंड दिस इज करेक्ट क्लॉक। सपोज दिस इज योर करेक्ट क्लॉक which we want to show like this and this is the wrong clock। तो किसी स्टैंडर्ड क्लॉक में से जब 1 घंटा हुआ, किसी स्टैंडर्ड, मान लो बहुत अच्छी एक्यूरेट क्लॉक में, एटॉमिक क्लॉक में, जब टाइम 12 से 1 पे गया तो इसमें भी 12 से 1 पे गया। ठीक है, लेकिन इसमें जो टाइम है वो 12 से 1 पे नहीं गया। तो दो चीजें हो सकती हैं, आइदर इट कैन रन फास्ट, इफ इट रन फास्ट देन इट इज सेट टू गेन टाइम। 1 घंटे, जिस इंटरवल को इसको 1 आवर दिखाना था, जो करेक्ट क्लॉक ने दिखाया है, ये उस इंटरवल को 1 आवर प्लस 2 मिनट्स अगर दिखाती है, ठीक है, तो देन इट हैज रन फास्ट। अगर ये उस इंटरवल को 1 आवर माइनस 2 मिनट्स यानी कि समथिंग लाइक 58 मिनट्स दिखाती है, तो देन इट इज रनिंग स्लो एंड इट इज लूजिंग टाइम। गॉट इट? नाउ अब हम क्या बोल सकते हैं कि फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम क्या होता है? अगर मैं स्मॉल टी से दिखा दूं टाइम को यहाँ पे रादर देन कैपिटल टी से, जो कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको भी आप स्मॉल टी कर सकते हैं या और इसको भी कैपिटल टी कर सकते हैं। तो फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम का मीनिंग समझना चाहिए। फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम मीन्स चेंज इन टाइम पर यूनिट टाइम। व्हाट डज दैट मीन? अब जैसे इसका देखो आप, व्हाट इज द चेंज इन टाइम पर आवर? तो चेंज इन टाइम मतलब जो इसने फास्ट या स्लो किया वो तो जीरो है। इट हैज नॉट चेंज्ड इन टाइम एज कंपेयर टू अ करेक्ट क्लॉक और एन बेस्ट क्लॉक। तो इसका फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम जीरो आ रहा है, बिकॉज हम कंपेयर कर रहे हैं इसको करेक्ट क्लॉक से, कंपेयर करके 1 घंटे में इसने कितने घंटे फास्ट या स्लो किया है। अब जैसे अगर ये फास्ट चली तो इसने 1 घंटे में, देखो ध्यान से, इसने 1 घंटे में, मतलब इसने 1 घंटे में कितने घंटे फास्ट किया? 2/60 आवर्स फास्ट किया। तो इसको हम फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम बोलते हैं, ये आएगा 1/30। और फ्रैक्शनल चेंज की कोई यूनिट नहीं होती, समझ रहे हो? तो मतलब पर मिनट भी ये उसका फ्रैक्शनल चेंज, अगर हम अभी इसमें हमने पर आवर यूज करके फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम निकाला, अगर हम पर सेकंड निकालते वो भी इतना ही आता। इसने 100 सेकेंड्स में कितने सेकंड्स लूज या गेन किए? तो इसने 120 सेकंड्स आपके लूज किए, तो इसका मतलब सेकंड सेकंड से कैंसिल हुआ, तो 1/30 इज द फ्रैक्शनल चेंज। तो जब हम फ्रैक्शनल चेंज निकालते हैं टाइम में, तो फ्रैक्शनल चेंज मीन्स चेंज इन टाइम पर यूनिट टाइम। तो मान लो किसी क्लॉक का फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पर यूनिट टाइम 1/30 है, तो वो 1 घंटे, 1 दिन में, 24 आवर्स में कितना फास्ट या स्लो हो जाएगी, क्योंकि ये फ्रैक्शनल चेंज पॉजिटिव है, dt पॉजिटिव है, इट इज गेनिंग टाइम, इट इज रनिंग फास्ट। तो 24 आवर्स में वो 24 आवर्स प्लस सम मोर टाइम दिखाएगी। तो ये सम मोर कितना आएगा? तो जो फ्रैक्शनल चेंज है, मतलब पर यूनिट टाइम वो इतना गेन कर रही है, पर यूनिट टाइम वो इतना गेन कर रही है, तो 24 आवर्स में वो कितना गेन कर जाएगी? ठीक है, वो इतना गेन कर जाएगी, इतने आवर्स गेन कर जाएगी। अगर 24 आवर्स को आप मिनट्स में लिख दोगे तो वो इतने मिनट्स गेन कर लेगी। अगर सेकंड्स में लिख दोगे तो सेकंड्स में गेन कर लेगी। तो मतलब हम जो इसको, हम जब हम कह रहे हैं कि ये पर यूनिट टाइम टाइम गेन्ड या लॉस्ट है, अगर पॉजिटिव है तो पर यूनिट टाइम टाइम गेन्ड है, तो ये फास्ट रन कर रही है। तो 24 आवर्स में उसने इतना गेन किया, तो वो आया आपके पास 4/5।
ठीक है, तो 4/5 क्योंकि ये 6 से जाएगा। तो अब आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 124/5, और 5 2 ज़ा 10, और फिर अगर मैं इसको 24 5.8 ऐसे कुछ कर दूं, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 25 आवर्स हो गया। तो एक दिन में इसने अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे गेन कर लिए, 1.8 आवर्स गेन कर ली, 1.8 आवर्स फास्ट हो गई है। क्योंकि एक घंटे में अगर 2 मिनट फास्ट हो रही है, तो 24 घंटे में कितनी फास्ट हो जाएगी? 48 मिनट्स फास्ट हो जाएगी। ठीक है, 48 मिनट्स इज क्लोज टू 2 आवर्स, 12 मिनट्स लेसर देन दैट। तो इसको आप एग्जैक्टली कैलकुलेट कर लेना। तो ये कितने आवर्स आ रहे हैं? ये आपके पास आ रहे हैं 5 2 ज़ा 10, 24 5 4 ज़ा 20, 24.8 ही आ रहे हैं। तो मेनली आपको ये समझना है कि ये फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम क्या है, और अगर क्लॉक स्लो चल रही है तो ये नेगेटिव आएगा dt, इट इज लूजिंग टाइम एवरी टाइम।